एक दिन मैं अपने मित्र को फ़ोन मिला रहा था कि इत्तेफाक से रॉन्ग नंबर लग गया। दूसरी तरफ से एक लड़की ने फ़ोन उठाया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच कुछ ही देर टेलीफ़ोन सर्विस की गड़बड़ी को लेकर कुछ बातें हुई, लेकिन उन चंद बातों ने ही मेरे दिलो-दिमाग में हलचल मचा दी। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में सितार की झंकार की तरह गूंज रही थी। वह बात करते-करते बीच-बीच में हँसती थी तो ऐसा लगता था जैसे पत्थर की विशाल शिलाओं पर उछल-कूदल मचाते हुए कोई पहाड़ी झरना बह रहा है। मेरी वह सारी रात बेचैनी में आलम में गुज़री। उसका फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल फ़ोन में आ ही गया था। अगले दिन सुबह-सुबह मैंने उसका नंबर मिला दिया। क्या बात है? वह खिलखिलाकर हँसी। आज फिर रॉन्ग नंबर लगा गया? नहीं, मैंने अपनी तेज़ होती धड़कन को नियंत्रित होते कहा, आज मैंने जानबूझकर मिलाया है। वाह! क्या बात है! वह हँसते हुए बोली। आज की सुबह का आगाज़ कुछ ख़ास लग रहा है। निसंदेह उसकी हँसी में कोई जादू था, नशा था। मैंने सकुचाते हुए पूछा, "तो तुम्हारा नाम क्या है?" यह पूछकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरा सवाल सुनकर फ़ोन न काट दे या नाराज़ न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल सुनकर वह फिर हँसी और बड़े अलमस्त अंदाज़ में उन्होंने अपना नाम बता दिया, दीपाली। उसकी आवाज़ मेरे कानों में बस गई। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने दिल के किसी कोने में मोहब्बत के अंकुर फूटने लगते। सचमुच मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, जवां दिलों का वह नगमा जो दिलों में बजता है और उसकी स्वर लहरियां पूरे तन बदन को रोमांचित कर देती हैं। उस दिन दीपाली से मेरी काफ़ी देर तक बातचीत रंगों के बारे में, किताबों के बारे में, वेस्टर्न म्यूज़िक, देश की पॉलिटिक्स के बारे में। लगता है जैसे हर सब्जेक्ट पर उसकी गहरी पकड़ थी। इसके बाद हमारे बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला चल निकला। मैं रोज़ उससे फ़ोन मिलाता और देर तक बातें करता। हम दोनों के बीच जो बातें होती उनका कोई आधार नहीं होता था। कह सकते हैं कि हमारे बीच अधिकतर बेसिर पैर की बातें होती हैं। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। मेरा बस चलता तो मैं बिना थके उससे 24 घंटे लगातार बातें करता रहता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। कभी-कभी दीपाली भी मुझे फ़ोन करने लगी थी। बातों-बातों में हमारे बीच जितनी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, मेरी यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि दीपाली देखने में कैसी होगी। जब जिज्ञासा बढ़ती गई तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, "तुम देखने में कैसी हो?" मेरा मतलब तुम्हारी सुंदरता से। दीपाली की कनकदार हँसी मेरे तन-बदन को रोमांचित कर गई। वो शायराना अंदाज़ में बोली, "तुमने कभी शिलाखंडों पर बिखरी चाँदनी को देखा है?" मेरी कल्पनाओं में पाषाण शिलाओं पर फैली चाँदनी का दृश्य घूम गया और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। समझ लो मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, बर्फ के पहाड़ों पर बिखरी चाँदनी सी सुंदर, स्वच्छ और दिलकश। अब ये बताओ तुम कैसे हो? जवाब के साथ-साथ उसने बिना मौका दिए सवाल कर दिया। मैं चाँद की तरह हूँ जो चाँदनी बिखेरता है, जिसके बिना चाँदनी का कोई अस्तित्व नहीं। मेरा जवाब सुनकर दीपाली पहले से ज़्यादा ज़ोर से खिलखिलाकर हँसी। उस दिन के बाद पहले बीच और भी नज़दीकियाँ बढ़ गई। कह सकते हैं कि बातों के फैलते दायरे चाहत के द्वार खोलने लगे। अभी हमारी बातचीत के सिलसिले को 1 सप्ताह ही हुआ था कि मैंने दीपाली से एक गंभीर मज़ाक कर दिया। उस दिन 1 अप्रैल था और रात को ही मैंने योजना बना दी कि सुबह उठकर सबसे पहले दीपाली को ही अप्रैल फ़ूल बनाऊँगा। मैंने यही किया। मैंने सुबह 8 बजे दीपाली को फ़ोन किया। मैंने घबराई आवाज़ में कहा, "दीपाली, मैं अचानक एक भारी मुसीबत में फँस गया हूँ। इसलिए तुम्हें 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं कर सकूँगा। तुम भी मुझे फ़ोन मत करना।" "कैसी मुसीबत? तुम किस मुसीबत फँस गए हो?" दीपाली ने परेशान होकर पूछा। "एकाएक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है, तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो खूबसूरत बच्चे को जन्म दे।" दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे दीपाली की आवाज़ गले में फँस गई। फ़ोन डिस्कनेक्ट करके मैं यह सोचकर खुश हुआ कि मैंने दीपाली को अप्रैल फ़ूल बना दिया। मैंने पहले ही सोच रखा था कि कम से कम 1 घंटा कुछ नहीं बताऊँगा। उसके बाद फ़ोन करके बता दूँगा कि उसे अप्रैल फ़ूल बनाया था। 1 घंटे बाद मैंने दीपाली को फ़ोन किया, तो मेरी आवाज़ सुनते उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर से उसे फ़ोन मिलाया, फिर वही हुआ, मेरी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मुझे एक और नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। तीसरी बार जब मैंने नंबर डायल किया तो दूसरी ओर घंटी बजती रही लेकिन फ़ोन उठाया नहीं गया। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बेचैन होकर पागलों की तरह अपने बेडरूम में घूमने लगा। मेरी हालत उस कबूतर की जैसी हो गई जिसके पंख कट गए हों, लेकिन वह उड़ना चाहता हूँ। मैं रात के 1 बजे तक उसे फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन दीपाली का फ़ोन स्विच ऑफ था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। सुबह होते ही मैंने फिर दीपाली को फ़ोन मिलाया। इस बार दीपाली ने फ़ोन रिसीव तो कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो फ़ोन काटने वाली हो। मैं चीख पड़ा, "दीपाली प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा। तुम्हें मेरी कसम दीपाली।" वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस पर मेरी बात का माकूल असर पड़ा। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, "मेरे छोटे से मज़ाक की इतनी बड़ी सज़ा मत दो दीपाली। तुम नहीं जानती मैं सारी रात नहीं सोया हूँ।" इसके बाद एक ही साँस में मैंने दीपाली को
फर्स्ट अपने वाली पूरी बात बता दी। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था, मुझे डर था कहीं दीपाली फ़ोन डिस्कनेक्ट ना कर दे और मेरी बात अधूरी रह जाए। दीपाली ने मेरी पूरी बात तो सुन ली लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद दीपाली जैसे बदल भी गई। मैं उससे फ़ोन पर बातें करता तो वह मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हूँ हाँ में देती। उसकी चंचल बातें और मदमस्त हंसी एकदम से गायब हो गई थी। मैं उसे नए नए चुटकुले सुनाता, तरह तरह की मजाकिया बातें करता, लेकिन वह कभी नहीं हंसती। वह झील के पानी की तरह शांत हो चुकी थी। मैं फ़ोन करता तो वह पत्थर बनी चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती। उसकी चुप्पी से मेरी बेचैनी और बढ़ जाती। मैं दीपाली में आए इस परिवर्तन की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसी बीच एक रोज रात को दीपाली का फ़ोन आया। वह बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं? मेरे दिल में खुशियों के कमल खिल उठे। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूँ। बताओ कहाँ मिलोगी? कल शाम 7 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम्हें पहचानूं कैसे? मैंने मन की खुशी जाहिर करते हुए सवाल किया तो वो बोली, मैं होटल ताज लैंड्स एंड में रिसेप्शन हॉल में लाल रंग के कपड़े में बैठी मिलूंगी। मेरी टेबल पर सफेद गुलाब रखा होगा, पहचान लेना। मैं कुछ और करता उसके पहले ही दीपाली ने फोन कट कर दिया। सफेद गुलाब की बात मुझे कुछ अटपटी सी लगी। प्रेम का प्रतीक तो लाल रंग होता है, फिर दीपाली ने टेबल पर सफेद गुलाब रखने की बात क्यों कही? किसी बात को लेकर मन अनिश्चितता से भरा हो तो तरह तरह की आशंकाएं जन्म होने लगती हैं। सोच सोचकर मेरा दिल अजीब सी आशंका से धड़कने लगा। अगले दिन शाम 7 बजे बन ठन कर मैं होटल ताज लैंड्स एंड पहुंच गया। मैंने अपना पसंदीदा डबल ब्रेस्टेड नीला सूट पहना था। प्रचलन के मुताबिक टाई लगाई थी, कोट पर सितारों वाला ब्रोच लगाया था। मैं सीधा ताज लैंड्स एंड के रिसेप्शन हॉल में पहुंचा। दीपाली को ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कहे अनुसार उसने अपनी टेबल पर सफेद गुलाब रखा था और वह सुर्ख साड़ी में थी। उसके मेकअप और साज श्रृंगार से लग रहा था जैसे वह शादीशुदा हो। मैं हैरान सा उसे देखता रह गया। वह सचमुच श्वेत चांदनी की तरह स्वच्छ, निर्मल, मनमोहिनी थी। मैंने कुर्सी खींचकर दीपाली के सामने बैठते हुए अपना परिचय दिया। थोड़ी देर बाद वह मुझे अपलक देखती रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, तुमने पिछले कुछ दिनों से मुझ में परिवर्तन महसूस किया होगा। मैं तुम्हें आज उसी सिलसिले में बुलाया। हाँ, सचमुच काफी बदल गई हो। मैं उस खामोशी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम मेरी अप्रैल फूल वाली बात का बुरा तो नहीं मान गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दीपाली अपने खुले बालों को पीछे की ओर झटकते हुए बोली, दरअसल जब तुमने मजाक में यह कहा तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी की फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे झटका तो लगा लेकिन खुशी भी हुई। खुशी? मैंने चौंकते पूछा, खुशी क्यों हुई? क्योंकि तुमने तो अपनी शादी की बात मजाक में कही थी, जबकि मैं सचमुच पहले से शादीशुदा थी। मेरे 2 साल का बेटा भी है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी छाती में खंजर घोंप दिया हो। मेरे मुंह से घुटघुटी की आवाज में चंद शब्द निकले, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, आज मेरी शादी की चौथी सालगिरह है। मैं अपने पति और बेटे के साथ ही यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ। मुझे एक और झटका लगा। मैंने मन महसूस कर पूछा, तुम्हारा पति और बेटा, क्या वे भी यहाँ आए हैं? बस अब आने ही वाले हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। दरअसल मैं मजाकिया स्वभाव की हूँ। तुमसे जब मजाक मजाक में बात आगे बढ़ी तो मैंने मजाक में झूठ बोल दिया। इस तरह बात आगे बढ़ती गई और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। दीपाली धारा प्रवाह बोलती गई, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करने लगोगी और मजाक मजाक में शुरू हुआ ये सिलसिला इतना गंभीर मोड़ ले लेगा। अपने पति के ही कहने पर मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया। और पति सब कुछ जानते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि इस प्रेम कथा का अंत यहीं हो जाए, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं। मैं पत्थर का बुत बना बैठा विस्मय से दीपाली को देख रहा था। तभी एक सुंदर से बच्चे को गोद में संभाले उसका पति भी रिसेप्शन हॉल में आ गया। मेरे नजदीक आकर उसने मुझे इस तरह मित्रतापूर्ण ढंग से हाथ मिलाया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। चंद बातों के बाद उन दोनों ने मेरी उपस्थिति में ही शादी की वर्षगांठ की खुशी में सैंपन खोली और उसका पहला पैक बनाकर मुझे दिया। मैं उसे एक ही घूंट में पी गया। होटल से लौटकर मैं सीधे घर पहुंचा और बेहाल सा होकर बिस्तर पर पड़ गया। मेरी आंखें धुंधा सा हो गई और सिर चकरा रहा था। जिस दीपाली को मैंने अपनी दुनिया मान लिया था, जिसके आगे मैं सोच भी नहीं सकता था, कुछ आज पता चला उसकी पहले से शादी हो चुकी है। मैं उसे लेकर गंभीर था और वो मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी मेरी निगाह सिरहाने साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। सब कुछ उसी की वजह से हुआ। ना उस दिन रॉन्ग नंबर लगता और ना ये बात यहाँ तक पहुंचती। मैंने गुस्से में मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। उसके टुकड़े कमरे में इधर उधर बिखर गए। मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया। मेरी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं कब तक रोता रहा। तभी मैंने महसूस किया जैसे बेडरूम में कोई आया। मैंने पलट कर देखा तो चौंका। सामने दीपाली अपने पति के साथ खड़ी थी। यह क्या हाल बना लिया तुमने? दीपाली का पति आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए बोला,
इतने से मजाक का इतना बुरा मान गए? मजाक? मैं चौंका। बेवकूफ हो तुम, इतनी लंबी लंबी बातों के बावजूद दीपाली को समझ नहीं पाए। बहुत शैतान है ये, तुमने इसे अप्रैल फूल बनाया था ना, इसलिए इसने भी तुमसे बदला लेने के लिए यह नाटक रचा था। नाटक? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या क्या ये सब नाटक था? इसका मतलब तुम इसके पति नहीं हो? मैं दीपाली का पति कैसे हो सकता हूँ? अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है। मैं इसकी बड़ी बहन का पति हूँ, और जिस बच्चे को तुमने देखा वो मेरा बेटा है। दरअसल दीपाली ने ही मुझे शादी की सालगिरह का यह सारा नाटक रचने के लिए कहा था, ताकि तुमसे तुम्हारी अंदाज में बदला ले सके। मैंने दीपाली की ओर देखा, वह मुझे देखकर बड़ी मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रही थी। दोस्त, दीपाली की जीजा ने हंसते हुए कहा, प्रेम के मामले में तुम्हारा रॉन्ग नंबर नहीं, बल्कि सही नंबर लगा है। जितना प्रेम तुम दीपाली से करते हो उतना ही दीपाली भी तुमसे करती है। हकीकत बताने के बाद दीपाली के जीजा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैं उठकर दीपाली के नजदीक पहुंचा। लाज से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। उसके चेहरे पर वैसी लुनाई थी जैसे अपने प्रेमी के साथ पाकर किसी कुंवारी लड़की के चेहरे पर आ जाती है। क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? मैंने दीपाली के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। तो दीपाली ने नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। मुझसे शादी करोगी? मैंने गंभीर होकर पूछा। तो वो धीरे से बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने दीपाली को अपनी बाहों में भर लिया, वो भी मुझसे लिपट गई। हम दोनों के दिल के साज पर मोहब्बत का राग बज उठा। हम देर तक एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम अनंत आकाश में उड़ रहे हैं। सचमुच इस दुनिया में मोहब्बत जैसा खूबसूरत कोई चीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं।